वो कहता है कि मैम जैसे कि ऑलरेडी डिफाइंड है कि जो डेमोक्रेसी है वो डेमोक्रेशिया वर्ड से आया है। डेमो का मतलब होता है, यानी कि डेमोक्रेशिया ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है। और ग्रीक में डेमोस का मतलब होता है लोग, पीपल, और क्रेशिया का मतलब होता है रूल, यानी कि रूल बाय द पीपल। मैम ऑलरेडी इसको क्या डिफाइन करेंगे? तो ऑलरेडी डिफाइंड है कि डेमोक्रेसी जो है एक शब्द ग्रीक वर्ड है, डेमोक्रेशिया वहां से आया है। डेमो का मतलब लोग और क्रेशिया का मतलब रूल, यानी कि रूल बाय द पीपल। तो यहां पर बहस का कोई मुद्दा ही नहीं है। यहां पर बहस का कोई मुद्दा ही नहीं है। तो ये कौन कहता है? ये एक स्टूडेंट है योलांडा। बात तो सही कह रहा है, बात तो सही कह रहा है। अब यहां पर मैडम क्या कहती है? वो कहती है हाँ जो तुम कह रहे हो ये बात भी सही है, क्योंकि कहीं से जो शब्द निकला है, कहां से निकला है, अगर हम उसको समझ जाएं तो हमें पता चल जाता है उसका बेसिक डेफिनेशन क्या है। वो कहीं ना कहीं हमारे लिए उपयोगी होता है। ठीक है। पर वो कह रही हैं, आगे क्या कह रही हैं अध्यापिका? आई वुड जस्ट से दैट दिस डज नॉट ऑलवेज वर्क, यानी कि हमेशा काम नहीं करेगा। अध्यापिका क्या कह रही हैं? ये हमेशा काम नहीं करेगा। यानी कि अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हर कोई अपना जो लॉजिक दे रहा है सही दे रहा है, नो डाउट। ये देखो यहाँ पर योलांडा ने भी कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेसी है वो कहां से आया है, ग्रीक वर्ड से आया है, वो भी कह रहा है। इसमें चर्चा करने की कोई बात ही नहीं है, ये तो क्लियर है, रूल बाय द पीपल। तो इसमें बहस क्यों करनी? और जो हमारी मैडम है वो कह रही है कि आप सब जो अपने अपने तर्क दे रहे हो वो बिल्कुल सही है। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? जी सर। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। आप देखो क्या खूबसूरत बात करी। और ये देखो कंप्यूटर आपको दिख रहा है ना, पुराना कंप्यूटर है ये। अब यहां पर वो कहती है वर्ड डज नॉट रिमेन टाइड टू इट्स ओरिजिन, यानी कि कभी भी कोई चीज उत्पन्न होती है वो एक सी नहीं रहती है। आप मुझे बताइएगा, जैसे जो मेरे पुराने हैं स्टूडेंट, हम लोग को शायद 1-1.5 साल हो गया है। अब आप मुझे बताइए 1.5 साल पहले और 1.5 साल बाद, जब से मैं आपके जीवन में आया हूं, क्या मेरी वजह से आपकी सोच में परिवर्तन आया है? जो पुराने हैं बताइए, ये सुनो। यस सर। आया है ना? तो व्हाट आई मीन टू से, अब टेक एन एग्जांपल, जो पूनम जी पुरानी थी आज से 2022 में, पूनम जी को मैं 2022 में लेता हूं, अब पूनम जी को मैं 2025 में ले रहा हूं, क्या पूनम जी सेम होंगी? नहीं होंगी ना। तो इसीलिए वो कह रही हैं कि जो तुम बता रहे हो डेमोक्रेशिया से शब्द आया है, वो तुम ग्रीक कल्चर की बात बता रहे हो, और वो 300 बीसी की बात बता रहे हो, इतनी पुरानी बात बता रहे हो। और तब का अर्थ अलग था, और समय के साथ हमेशा अर्थ परिवर्तन होते हैं। समय के साथ हमेशा डेफिनेशन चेंज होती है। आई रिपीट, समय के साथ हमेशा डेफिनेशन चेंज होती है। याद करो, मैंने हिस्ट्री में आपको पढ़ा रखा, एक समय केवल एक ही धर्म था, सनातन। और उसी सनातन यानी कि उसी हिंदुइज्म से आगे चल के बुद्धिज्म निकल आया, आगे चल के जैनिज्म निकल आया, आगे चल के सिखिज्म निकल आया। मानते हैं ना ये बात? तो समय के साथ परिवर्तन होता है। तो आप सिर्फ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं रह सकते। कहां तक सीमित नहीं रह सकते? ओरिजिन तक। जैसे उसने लड़के ने कहा था ना, डेमोक्रेशिया, डेमो मतलब लोग, क्रेशिया मतलब रूल, रूल बाय द पीपल। और यहां पर एग्जांपल देती है अध्यापिका अबाउट द कंप्यूटिंग। वो कहती है पहले जो कंप्यूटर आया था सिर्फ किसके लिए इस्तेमाल किया जाता था? कैलकुलेटिंग वेरी डिफिकल्ट मैथमेटिकल सम्स। पर आज के समय में देखो, आपको पता है ना, कंप्यूटर से आप क्या नहीं कर सकते? एडिटिंग कर सकते हैं। मैं अभी आपको जो पढ़ा रहा हूं, ये भी किससे हो रहा है? बिकॉज ऑफ दिस सिस्टम, कंप्यूटर। यस और नो? क्लियर हो रहा है आपको? तो वैसे ही अगर कंप्यूटर की पुरानी भाषा देखेंगे, पुराना इसका अर्थ देखेंगे, तो उसके हिसाब से तो हम इसको सीमित कर देंगे। तो यही यहां पर अध्यापिका कहना चाह रही है कि भैया डेमोक्रेशिया जो आप बता रहे हैं वो एक सीमित कर देगा उसे, पर आज ये डेमोक्रेसी चेंज हो चुकी है। ठीक है। तो यहां पर ये बताया जा रहा है कि आजकल का कंप्यूटर देखो इस तरह का हो गया है। ये देखो पहले कैसा होता था, ऐसा फ्लॉपी डिस्क लगाने वाला। यहां पर देखा आपको, एक फ्लॉपी डिस्क होती थी। आई डोंट नो आप लोगों को इसका आइडिया है या नहीं है? फ्लॉपी डिस्क लगती थी। पर आज के सिस्टम में देखो कहीं पर भी फ्लॉपी डिस्क दिख रहा है आपको? नहीं। तो किस तरह से देखो, जो हमारी अध्यापिका है वो बता रही है, किस तरह से आपने कभी इस बात पे बहस नहीं करनी है, या अपने आप को सीमित नहीं रखना है कि ओरिजिनली उसका क्या अर्थ होता था, क्योंकि समय के साथ कहीं ना कहीं अर्थ में यानी कि परिभाषा में परिवर्तन होते हैं। क्लियर? ठीक है। जी सर। अब फिर मैरी देखो वही स्टूडेंट दोबारा आ गई जो कह रही थी मैम ये तरीका सही नहीं है कि पहले बहस करो फिर अर्थ निकालो। सीधे अर्थ निकालते हैं ना, क्यों टाइम वेस्ट करना? तो मैरी क्या कहती है, मैम सो बेसिकली व्हाट यू आर सेइंग इज दैट देयर इज नो शॉर्टकट टू आवर थिंकिंग अबाउट द मैटर अवरसेल्फ, वी हैव टू थिंक अबाउट इट्स मीनिंग एंड इवॉल्व द डेफिनेशन। मतलब वो कह रही कि मैम कोई शॉर्टकट नहीं है इसका। क्या हमें कहीं ना कहीं जितना ये समय बदलता जा रहा है और उसके साथ उसकी जो परिभाषा है उसमें परिवर्तन आता जाता है, क्या हमें उसके पीछे रिसर्च करनी पड़ेगी? क्या हमें उसे समझना पड़ेगा? तो यहां पर ये कहती हैं, इनकी अध्यापिका कहती हैं, बिल्कुल अब तुम समझी। बिल्कुल हमें क्या करना पड़ेगा, जो चीजें इवॉल्व हो रही हैं उसको हमें समझना पड़ेगा। ठीक है। लेट अस गेट ऑन विद इट नाउ। अब वो कह रही है अब तुम लोग समझे हो कि जो लोकतंत्र है वो समय के साथ परिवर्तित हुआ है। परिवर्तित से मेरा मतलब है कि उसका पहले अर्थ कुछ और था, अब उसका अर्थ आगे बढ़ता जा रहा है, इवॉल्व होता जा रहा है। अब इसको ध्यान से समझेंगे। अगर हमारे अब्राहम लिंकन ने ये बात बोली है, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, या डेमोक्रेशिया जो एक ग्रीक वर्ड है यानी कि रूल बाय द पीपल, रूल बाय द पीपल, इसको हमें समझना पड़ेगा। बेसिक तो यही रहेगा। पर आज के समय में देखो पीपल में भी आप देखोगे पीपल हमारे कैसे बन गए हैं। एक है गवर्नमेंट पीपल, सरकारी आदमी, एक होता है प्राइवेट आदमी। ठीक है। दोनों ही सिटीजन है तो दोनों को हम पीपल में रखेंगे। और गवर्नमेंट में भी हम तीन में डिवाइड करते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियल। है ना? तो असल में रूल कौन करेगा? क्या एग्जीक्यूटिव रूल करेंगे, लेजिस्लेटिव रूल करेंगे, जुडिशियल रूल करेगा, या कहीं ना कहीं कुछ प्राइवेट प्लेयर भी रूल करेंगे? कौन करेगा? क्योंकि अब्राहम लिंकन की परिभाषा क्या बताती है? सिर्फ रूल बाय दी पीपल। ये डेमोक्रेशिया में कैसे कहता है? रूल बाय दी पीपल। भैया पीपल कौन से? आजकल तो पीपल बहुत बन चुके हैं। क्या मैं समझा पाया ये बात आप लोग को? जी सर। ठीक है। तो इसीलिए हमें वो इवॉल्व जो हो रहा है उसको समझना पड़ेगा। और यहीं पर मैं आपको समझा देता हूं। जैसे आर्टिकल 50 आपने, क्योंकि आप लोग तो पढ़े हैं इसलिए मैं ये चीज उठा सकता हूं। आर्टिकल 50 क्या है? सेपरेशन ऑफ पावर जुडिशरी। आप देखो यहां पर ये भी नहीं है कि सेपरेशन ऑफ पावर, यानी कि रूल जो करेगा लोग, अब लोग में एग्जीक्यूटिव भी आ गए, इनको भी अलग रखा जाएगा। यानी कि ये भी एक नया कॉन्सेप्ट है ना। यानी कि इसका मतलब क्या है? सेपरेशन करने का मतलब ये होता है कि किसी को भी एब्सोल्यूट पावर नहीं दी जाएगी, किसी को भी एब्सोल्यूट पावर नहीं दी जाएगी।
तो ये भी तो एक नया ट्रेंड आया है, पहले नहीं था ऐसा ट्रेंड। पहले तो सब तानाशाही होती थी, राजा होते थे, महाराजा होते थे, सुल्तान होते थे। और जब तक ये शब्द है कि आर्टिकल 50 रहेगा, इसीलिए आज आप कहोगे ना, आपके हम लोग कभी भी राजा महाराजा सुल्तान क्यों नहीं कहते हैं? आपके पास आंसर है, बिकॉज क्या है हमारे संविधान में क्या लिखा हुआ है? आर्टिकल 50 प्लस आर्टिकल 18 को साथ पढ़ेंगे हम। आर्टिकल 18 कहता है कोई भी टाइटल इस्तेमाल नहीं होगा, और आर्टिकल 50 कहता है किसी को भी एब्सोल्यूट पावर नहीं होगी। तो ये दोनों होने के कारण आर्टिकल 50 और आर्टिकल 18, इन दोनों को अगर आप साथ पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा आज के समाज में, भारत जैसे देश में कभी भी कोई राजा महाराजा नहीं आ सकता। क्या मैं समझा पाया? यस सर। सबको समझ में आ रहा है? अब आगे देखते हैं। अब यहां पर से चलो, अब आपने देखा होगा कि अब कहीं ना कहीं हमारी जो अध्यापिका है, टीचर है, वो कहीं ना कहीं सक्षम हो पाई हैं अपने स्टूडेंट को ये कन्विंस करने में कि अब हमें लोकतंत्र को समझना पड़ेगा, क्योंकि लोकतंत्र ने अपनी परिभाषा का रूप जो है वो बदला हुआ है, समय पर इवॉल्व हो गई है। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखेंगे। एक सिंपल डेफिनेशन यहां पर दी गई है, क्या है? डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। बिल्कुल सही बात है, जैसे आपके भारत में रिपब्लिक है ना, हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, और रिपब्लिक का मतलब ही क्या होता है? आसान शब्दों पे, हेड ऑफ अ स्टेट Is elected. इज इलेक्टेड, है ना? तो यानी कि आसान शब्दों में अगर हम देखेंगे कि लोकतंत्र का मतलब ही होता है रिपब्लिक, लोकतंत्र का मतलब ही होता है रिपब्लिक, क्योंकि रिपब्लिक का मतलब होता है हेड ऑफ अ स्टेट इज इलेक्टेड, ऑब्वियसली इलेक्टेड बाय द पीपल। आगे देखते हैं, ये तो इसकी साधारण सी डेफिनेशन हो गई। पर यहां पर देखो आगे क्या बताया है, एक म्यांमार का एग्जांपल दिया है। अब मैं आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को, क्योंकि म्यांमार पिछले साल काफी न्यूज में था, तो आप में से जो भी इस साल अपेयर होने वाले हैं, म्यांमार हमारे देश के जिन जिन राज्यों को टच करता है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। दूसरा, म्यांमार जिन जिन कंट्रीज को छूता है वो भी आपको पता होना चाहिए, राइट? तो अभी मैं ज्योग्राफी नहीं पढ़ा रहा हूं, तो ये आप लोग का रिसर्च है। ठीक है, चलिए ये बात तो हमें समझ में आ गई कि लोकतंत्र में जो राजा होता है वो निर्वाचित होता है, निर्वाचित मतलब इलेक्टेड होता है। ठीक है, परंतु यहां पर क्या पढ़ेंगे हम, बड़ा इंटरेस्टिंग है। दिस इज अ यूजफुल स्टार्टिंग पॉइंट। दिस डेफिनेशन अलाउज अस टू सेपरेट डेमोक्रेसी फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट दैट इज क्लियरली नॉट डेमोक्रेटिक। ठीक है, यानी कि जो परिभाषा हमने अभी पढ़ी कि राजा जो होगा वो इलेक्टेड होगा, तो वो कहीं ना कहीं एक लोकतंत्र होगा। जहां राजा इलेक्टेड नहीं होगा, नॉमिनेटेड होगा, वहां पर डेमोक्रेसी नहीं होगी। आगे क्या है? द आर्मी रूलर्स ऑफ म्यांमार वर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। यानी कि आप अच्छी तरह जानते हैं एक समय पर म्यांमार पे आर्मी रूल हुआ करता था, और वहां पर आर्मी के जो हेड होते थे ऑब्वियसली वो इलेक्शन होके तो नहीं आते थे। तो क्या मैं कह सकता हूं एक समय म्यांमार में लोकतंत्र होगा? नहीं, क्योंकि लोकतंत्र वही होगा जहां पर इलेक्शन होगा, जहां पर राजा कैसे आएगा? इलेक्ट होके। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? और ये बात थोड़ी पुरानी है, म्यांमार में अभी पुराना समय बताया जा रहा है कि म्यांमार में एक समय क्या था, आर्मी रूलर ऑफ म्यांमार वर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल बट दे वर रूलिंग दी म्यांमार, और इनका कोई इलेक्शन नहीं होता था। तो आप यहां से साफ तौर से अंदाजा लगा सकते हैं कि कहां पर लोकतंत्र है, कहां पर लोकतंत्र नहीं है। ये तो आसान है ना, ये तो सिंपल है। क्या मैं कह सकता हूं भारत? हाँ हाँ, वैसे तो सर नॉर्थ कोरिया में भी तो इलेक्शन होते हैं, पर सर वहां तो कोई और पार्टी इलेक्शन में खड़ी नहीं होती, तो फिर फायदा क्या है उन इलेक्शंस का? मैं वही तो कह रहा हूं। चाइना में भी वन पार्टी सिस्टम है। रुको रुको रुको, तुम लोग समझ नहीं रहे हो, अभी इनिशियल स्टेज की बात हो रही है, अभी हम पहले स्टेज में आ रहे हैं जिसमें हमें हमारी एक प्यारी सी डेफिनेशन आई है सिंपल सी, कि जहां इलेक्शन होता है वहां पर हम डेमोक्रेसी कह देते हैं, और जहां पर इलेक्शन नहीं होता है वहां हम डेमोक्रेसी नहीं कहते हैं। यानी कि इलेक्शन की अगर इंडिया को देखोगे तो वहां पर हम कहते हैं यहाँ डेमोक्रेसी होती है, और हमारे म्यांमार में इलेक्शन नहीं होते हैं क्योंकि वहां आर्मी रूल है, तो वहां पर डेमोक्रेसी नहीं है। एक साधारण भाषा बताई जा रही है अभी, एक सिंपल है। हम क्योंकि क्या पढ़ रहे हैं, डेमोक्रेसी का क्या हुआ है, इवोल्यूशन कैसे होता है, वन के बाद क्या आता है, टू के बाद क्या आता है, 3 तो अभी हम कौन सी स्टेज देख रहे हैं? 1 तो वन में सिंपल डेफिनेशन दिखाई जा रही है कि जहां पर राजा इलेक्ट होकर आया है वो डेमोक्रेसी है, जहां पर राजा इलेक्ट होकर नहीं आया है वो क्या डेमोक्रेसी नहीं है। क्या मैं समझा पाया ये बात? यस सर। यस सर। ठीक है, अब ऐसे ही देखो यहां पर चिले में ये है पिनोकेट। ठीक है, ये जो बंदा है पिनोकेट, ये भी इसने क्या किया था कि चिले चिले तो आप जानते हैं साउथ अमेरिका में पड़ता है ये, इसने अपनी डिक्टेटरशिप हासिल कर ली थी, और ये बिना इलेक्शन पे गद्दी पे बैठ गया था। ठीक है, और ये इस टाइप का हमें क्या दिखता है, ये मोनार्की में आ गया था, और ये चीज मोनार्की में भी होती है। यानी कि कहने का ये मतलब मेरा, डिक्टेटरशिप और मोनार्की दोनों में सिमिलरिटी क्या होती है, दोनों में सिमिलरिटी ये होती है कि देयर इज नो इलेक्शंस। ठीक है, ये पुरानी बात है, मतलब मैंने कहा ना इवोल्यूशन की बात करें तो पुराना समय दिखा रहा हूं। आजकल चिले में ऐसा थोड़ी ना, पर चिले में एक समय कौन रूल करता था, पेनोकेट। ये क्या था, डिक्टेटर। और डिक्टेटर क्या होता है, अपने खौफ से राजा बनता है, वहां कोई इलेक्शन नहीं होता है। वैसे ही ये चीज मोनार्की में भी अप्लाई होती है। मोनार्की में आपको पता है राजा का बेटा राजा। क्लियर हो रहा है सबको? और ये जितना भी मैंने येलो से हाईलाइट किया है ये आपके मीन्स में काम आएगा, कभी डेमोक्रेसी पे लिखने को आएगा तो ये आपके फैक्ट्स हैं, मैंने येलो से ऑलरेडी हाईलाइट किया है। तो चिले से रिलेटेड क्या है, पिनोकेट। अब आपके प्री में ये मैच द फॉलोइंग बन सकता है क्वेश्चन। आप मुझे बताइए, अगर ये मैच द फॉलोइंग में आ गया और आपने सिर्फ लक्ष्मीकांत पढ़ी है, क्या आप इसको सॉल्व कर पाएंगे? नो सर। नहीं कर पाओगे। लक्ष्मीकांत आपको कहां हेल्प करती है, वो सिर्फ आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हेल्प करती है, क्योंकि लक्ष्मीकांत ने इंडियन पॉलिटी को समझाया है। किसको समझाया? इंडियन इंडियन पॉलिटी में भी उनमें स्पेसिफिकली उन्होंने किसको समझाया है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को। किसको समझाया? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और आपने सिर्फ लक्ष्मीकांत पढ़ के पेपर देने गए हैं, तो बिलीव मी ये क्वेश्चन अगर आ गया मैच द फॉलोइंग, मैं गारंटी दे रहा हूं जिसने सिर्फ लक्ष्मीकांत पढ़ी है वो फेल हो गया। तो इसीलिए आपने लक्ष्मीकांत के साथ इस पे भी ध्यान देना है पूरी तरह। अब देखो वो चीज सऊदी अरेबिया में, देखो सऊदी अरेबिया में क्या होता है, राजा का बेटा राजा, क्योंकि वहां पर डिपेंड क्या करता है, आपने जन्म कहां लेना चाहिए, आपने रॉयल फैमिली में। ठीक है, अब क्वेश्चन है जितना हमने अभी देखा
उससे हमने ये समझा कि जहां इलेक्शन होते हैं वो डेमोक्रेसी है और जहां इलेक्शन नहीं होते वो डेमोक्रेसी नहीं है। पर आगे क्या है, ये जो सिंपल डेफिनेशन है ये एडिक्वेट नहीं है, पर्याप्त नहीं है भैया, ये इसमें भी ट्विस्ट है। क्योंकि आगे बढ़ेंगे देखो, but if we use this definition in an unthinking manner we would end up challenging almost every government that hold an election a democracy। यानी कि यहां पर कहा जा रहा है कि अगर हमने अपनी परिभाषा को सिर्फ यहीं तक सीमित किया कि भैया इलेक्शन होते हैं तो डेमोक्रेसी, इलेक्शन नहीं होते हैं तो डेमोक्रेसी नहीं है, तो कहीं ना कहीं ब्लंडर हो जाएगा। हम ट्रेस ही नहीं कर पाएंगे कि लोकतंत्र कहां पर है और लोकतंत्र कहां पर नहीं है, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कहीं पर लोकतंत्र नहीं है परंतु वहां इलेक्शन है, तो बाहर से हमें क्या दिखेगा, दिस कंट्री इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, बिकॉज हमने दिमाग क्या लगाया है कि यहां पर इलेक्शन होते हैं। तो अब हम डेफिनेशन को देखेंगे आगे क्या मिलता है। तो इसी का जो क्लास 9 का जो चैप्टर 3 है उसमें इसका इलैबोरेट वर्जन दे रखा है, तो उसको हम चैप्टर 3 में देखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। इसीलिए यहां पर कहा जा रहा है कि दैट इज व्हाई वी नीड अ केयरफुल डिस्टिंग्विश बिटवीन गवर्नमेंट दैट इज अ डेमोक्रेसी एंड वन दैट प्रिटेंड्स टू बी, यानी कि कोई ना कोई छलावा करते हैं भैया, तो दिखाते तो ऐसे हैं, देखो भैया हमारे में इलेक्शन है, देखो भैया हमारे में इलेक्शन है, पर एग्जैक्टली वहां पर डेमोक्रेसी होती नहीं है। पर हमने अगर अपनी परिभाषा यहीं तक सीमित करी है कि इलेक्शन मतलब डेमोक्रेसी, तो हम मान जाएंगे कि यहां पर डेमोक्रेसी है, पर एग्जैक्टली वहां डेमोक्रेसी नहीं होती है। क्या मेरी बात एग्जाम्पल लाइक पाकिस्तान। आ रहा हूं उसमें, एब्सोल्युटली यू राइट। यहां तक क्लियर है सबको? Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये लड़की है रिबियान, रिबियान क्या करती है, वो घर जाती है वापस, है, और कहीं ना कहीं कुछ फेमस कोट को, डेमोक्रेसी से रिलेटेड कुछ फेमस कोटेशंस हैं उसको इकट्ठा करती है, ठीक है। और कहीं ना कहीं हम देखेंगे वो कोटेशंस क्या क्या है, पहले उन कोटेशंस को हम समझते हैं और हमें एक दो कोटेशन जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है, मे बी आपके मेंस में काम आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो कुछ डेफिनेशंस हैं जो इस रिबियान लड़की ने उठाई है। तो सबसे पहला कोटेशन देखो क्या है, डेमोक्रेसी गिव्स एवरी मैन द राइट टू बी हिज ओन ऑपरेसर, यानी कि लोकतंत्र हर आदमी को अपना खुद का उत्पीड़क होने का अधिकार देता है। जरा इसको एनालाइज करो और मुझे समझाओ ये क्या है, कोशिश करो। ये कोटेशन है, अब इस कोटेशन को समझाने का प्रयास करो, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी है, आराम से, कोई जल्दी नहीं। सर आई गेस जो डेमोक्रेसी से यहाँ पे मतलब है कि इलेक्शंस के थ्रू हम जिनको इलेक्ट करते हैं वो हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं ओके, काइंड ऑफ। गुड। इसके अलावा कोई और डेफिनेशन कोई देना चाहता है? सर इसका तो ये हो गया ना कि जैसे अभी ये उमेश सर ने बताया कि जैसे आदमी इलेक्टेड करते हैं अपने आप को और फिर देन वो रूल करते हैं, जैसे हम लगाते हैं कि जैसे अगर हम आर्टिकल 21 को लगाए कि ये हमारी पर्सनल लिबर्टी है और ये हमें फ्रीडम मिली हुई है फंडामेंटल, पर कुछ केस ऐसे होते हैं कि गवर्नमेंट उन पे रिस्ट्रिक्शन लगा देती है, तो ये लगा सकते हैं हम इसमें। ओके, गुड। कहीं ना कहीं आपका और उमेश जी का एक सही है, और इसके अलावा कोई डेफिनेशन? देखिए, कोई कहना चाहता है कुछ? चलो देखो, डेमो इसको समझने का सिंपल सा तरीका है, जैसे आपने देखा होगा कि डेमोक्रेसी में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, हम लोग से मेरा मतलब है आम लोग, और हम इस उम्मीद में वोट देते हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि जब वोट दिया जाता है, या इससे पहले एक लाइन बोलने वाला हूं कि दो पॉइंट ऐसे हैं जहां पर हम लोग सेक्युलर नहीं होते हैं। आई रिपीट, दो पॉइंट ऐसे हैं जहां पर हम लोग सेक्युलर नहीं होते हैं। एक, जब हम मंदिर मस्जिद किसी में भी जाते हैं, मतलब हमारा धर्म हमें जहां ले जाता है, क्या आपको लगता है मंदिर में सेक्युलर होते हैं नो सर। अगर आप हिंदू हैं? और दूसरा पॉइंट है जब हम वोट देते हैं, बिलीव मी, जब हम वोट देते हैं वी आर नॉट सेक्युलर। आपको नहीं लगता जनता वोट कैसे करती है, पता है ना आप लोगों को? आप समझे मेरी जी बात, मैं सर। क्या कह रहा हूं? आप ही के घर में अगर आपके चाचा खड़े हो जाएंगे तो आपका वोट किसको जाएगा बताओ? नहीं चाचा को। आप ही के एरिया में, अगर आपका एरिया है जहां पर 80% हिंदू है, 20% मुस्लिम है, और आप हिंदू कम्युनिटी से हैं और वहां पर एक मुस्लिम व्यक्ति खड़ा है, तो आप किसको वोट देंगे, उस मुस्लिम को या हिंदू को? क्वेश्चन समझे मेरा? सर चांसेस ये है कि हिंदू को होते हैं। एब्सोल्युटली, वो आप चाहे इसको एक्सेप्ट करो ना करो, ये होता है। तो व्हाट आई मीन टू से, तो होता क्या है कि हम एक हिंदू, समझ लो हिंदू बनकर एक हिंदू को वोट डालते हैं, ये सोचकर कि भैया है ना हमारे लिए ज्यादा किया जाएगा, पर किया भी जाता है ना। हो सकता है कि मस्जिदें तोड़ी जाएंगी, जो आपको आजकल वातावरण दिखता है, और आजकल वातावरण आपको दिखता होगा कि मस्जिदें तोड़ के मंदिर बन रहे हैं। अब मैं इसमें नहीं जा रहा हूं क्या सही है क्या गलत है, मेरा उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, पर मैं आपको आजकल की जो हवा चल रही है वो दिखाना चाह रहा हूं। तो आपको क्या दिखता है, कहीं ना कहीं हिंसा दो कम्युनिटी के बीच कम हो रही है, बढ़ रही है? बढ़ रही है सर। तो मिला जवाब, डेमोक्रेसी गिव्स एवरीवन द राइट टू बी हिज ओन ऑपरेसर, यानी कि आप कहीं ना कहीं आगे चल के अपने लिए ही क्या पैदा कर देते हैं, मुसीबतें। समझ रहे हैं मेरी बात? कि हम सोचते हैं भारत एक हिंदुओं का राज्य है तो हिंदू सरकार आनी चाहिए इस तरह से, और इवेंचुअली आपको दिखता है सरकार आती भी है, फिर वो कुछ ना कुछ ऐसा हरकतें होती हैं जिसमें हमें दिखता है कि बायसनेस हो रही है, बायसनेस हो रही है, इवेंचुअली वो दंगों में तब्दील हो जाती है। क्लियर हुआ बात, पकड़ पाए? यस सर। अब देखो यहां पर देखो, डेमोक्रेसी कंसिस्ट ऑफ चूजिंग योर डिक्टेटर आफ्टर दे हैव टोल्ड यू दैट यू थिंक इट इज यू वांट टू हियर। यानी कि होता क्या है, आप मुझे बताइए, 15 सालों से एक ही सरकार दिख रही है आपको, यस सर। क्यों हो रहा है ये? सर मेजोरिटी हिंदू की है और अभी ये काइंड ऑफ जो सरकार है वो थोड़ी सी कन्वेंशनल वे में चीज़ों को डील करती है, तो वो लोगों को पसंद आ रहा है आई गेस। यानी कि जैसे देखो, वो ये बोलते हैं कि सनातनी का ज्यादा वो करते हैं, तो उससे हिंदू लोग उनकी तरफ होते हैं। तो जरा पहली लाइन पढ़ो, पहला कोटेशन पढ़ो हिंदी इंग्लिश में, देखो समझ में आ रहा है?
यानी कि वो आपको वही बताते हैं जो आप सुनना चाहते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप उन्हीं को वोट करेंगे, यस और नो? यस सर। यस सर। और दूसरा देखो ये कितना खूबसूरत है ये वाला कोट। ऐसे कोट ना, मैं ये नहीं कह रहा लाइन बाय लाइन आप याद रखना, पर अपने माइंड में मैच्योरिटी लेवल डालना, ऐसे कोट्स का आप इस्तेमाल करिए। अब देखिए आदमी की फितरत क्या होती है, आदमी का एक क्षमता है कि वो जस्टिस चाहता है। आदमी की एक है ना, हर आदमी क्या चाहता है? जस्टिस। ध्यान से सुनना, बड़ी खूबसूरत बात है। हर आदमी न्याय चाहता है। यानी कि न्याय क्यों चाहता है? क्योंकि उसकी फितरत में अन्याय है। हर आदमी न्याय चाहता है। कामना किसकी है उसको? न्याय की। क्योंकि उसकी फितरत में क्या है? अन्याय। हम सब जो मेरे लेक्चर सुन रहे हैं या मैं हूं, कहीं ना कहीं वी आर मीन। आप और मुझ में से कौन ऐसा है बताओ जिसने समाज के लिए कुछ काम किया है? बताइए, है ना? थोड़ा बहुत किया भी होगा, मैं ऐसा नहीं कह रहा नहीं किया होगा, पर इन जनरल अगर आप देखो हर कोई मीन है नहीं आजकल, बताइए। इवन आपका आर्टिकल 16 आपको क्या बनाता है? क्योंकि कौन सा सिस्टम लेके आता है? मेरिट। तो इसीलिए तो हमें न्याय चाहिए, क्योंकि हमारी फितरत में क्या है। और जब ये चीजें होती हैं तो इसीलिए नेसेसिटी जो है, जो पॉसिबल होना चाहिए वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? नेसेसरी में। लोकतंत्र हमें न्याय देता है। लोकतंत्र हमें न्याय कैसे देता है? लोकतंत्र में जो भी फैसले होते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ मेजोरिटी होते हैं। लक्ष्मीकांत ने आपने पढ़ी होगी मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, इस पे पढ़ा है ना सब। तो अगर लोकतंत्र में कोई भी फैसले मेजोरिटी से होते हैं तो वो न्याय है नहीं, वो न्याय है ना? तो कहीं ना कहीं इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि लोकतंत्र को होना चाहिए, लोकतंत्र होना चाहिए, क्योंकि वो फैसले कैसे देता है? न्यायपूर्वक देता है। क्योंकि अगर हम किसी सिर्फ एक सिंगल आदमी को तानाशाह बना दे, और इतिहास ने देखा है अगर सिंगल आदमी को तानाशाह बना दो तो वो पूरी कौम को खत्म कर देता है। क्या नाम है इसका? हिटलर। हिटलर ने जो होलोकास्ट किया था, क्या वो न्याय था आपको लगता है? नो सर। इसीलिए इंसान की फितरत है ना, वो बायसनेस दिखाएगा ही। और जब भी आप पक्षपात होते हैं तो ऑटोमेटिकली आप किसमें चले जाते हैं? इसीलिए जरूरत किसकी होती है? फिर ये नेसेसरी बन जाती है। डेमोक्रेसी क्या बन जाती है? नेसेसरी। तो यहां से फिर हाँ, ये पैटर्न भी तो फॉलो होता है कि हिटलर भी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड था दैट्स व्हाई आई एम अंटिल सेइंग। वो उसने पॉलिसीज बदल दी अपनी। हालांकि सर उसकी तब पॉलिसीज इन्हीं पॉलिसीज पे इलेक्ट हुआ था क्या वो, कि भाई हम जूस को थोड़ा हम कम करेंगे उनका जो भी डोमिनेशन है गवर्नमेंट में या बिजनेसेस में, ऐसा देखो कुछ था। डेमोक्रेसी जो है, अगर सिर्फ इलेक्शन के हिसाब से हम देखेंगे ये तो सिंपल डेफिनेशन होगी, पर अगर मैंने इसमें एड ऑन कर दिया एब्सोल्यूट पावर, किसको एड ऑन कर दिया? एब्सोल्यूट पावर। देन इट विल नॉट बी अ डेमोक्रेसी। वो सिर्फ एक छलावा होगा, क्योंकि दिखाया क्या जाएगा? इलेक्शन हुआ है। पर डेमोक्रेसी में क्या होता है? असल पावर किसके पास होनी चाहिए? अभी मैंने बताया ना, डेमोक्रेटिक रूल बाय दी पीपल। पीपल। और रूल बाय द पीपल तभी होगा जब जो रूलर है उसके पास एब्सोल्यूट पावर नहीं होनी चाहिए। पर जब रूलर के पास एब्सोल्यूट पावर आ गई तो ऑब्वियसली लोगों के सारे राइट्स छीन दिए गए ना, क्योंकि राइट्स और पावर जो होती है बैलेंस होती है। अगर पावर आपकी 100% हो जाएगी तो राइट्स क्या हो जाएंगे? जीरो। आप समझ रहे हैं मेरी बात? यस सर। तो हिटलर के केस में वही तो बात है कि इलेक्शन तो दिखाया जा रहा है वो छलावा था, पर असल में वो डेमोक्रेसी कह ही नहीं सकते उसमें, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं क्या शब्द आ गया था? डिक्टेटरशिप। हिटलर वाज अ डिक्टेटर। और व्हाट डू यू मीन बाय डिक्टेटर? अ रूलर हैविंग एब्सोल्यूट 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 पावर। 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 वो वैसे आगे आएगा, ठीक है, आगे आएगा। अब आगे देखो ये वाला कोड देखो कितना प्यारा है। डेमोक्रेसी इज अ डिवाइस दैट इंश्योर्स वी शैल बी गवर्नड नो बेटर देन वी डिजर्व। यानी कि डेमोक्रेसी क्या करती है? डेमोक्रेसी आपको उस हिसाब से ही गवर्न करती है, ठीक है? यानी कि आप पे शासन उसी हिसाब से किया जाएगा जिसके आप हकदार होंगे, ठीक है? समझे मेरी बात? यस सर। जैसे कि इसको ऐसे समझ सकते हो आप, क्योंकि आप ही ने वोट देकर किसी को चुना है, आपने ही वोट देकर किसी को चुना है। अगर वो जीतेगा तो आप जिम्मेदार होंगे, हारेगा तो आप जिम्मेदार होंगे। सारी जिम्मेदारी किसकी होगी? आपकी, ठीक है? ऑल द इल्स ऑफ डेमोक्रेसी कैन बी क्योर्ड बाय मोर डेमोक्रेसी। मैं आपसे बोला था ना कि मुझे पर्सनली कौन सी कोटेशन सबसे अच्छा लगता है? ये ऑल द इल्स ऑफ डेमोक्रेसी कैन बी क्योर्ड बाय मोर डेमोक्रेसी। इसी को उसी एग्जांपल से मैं आपको समझाना चाहता हूं जो मैंने अभी हिटलर का लिया था। देखो डेमोक्रेसी में एक, हाँ एक सेकंड में से पूरा कर लेता हूं फिर पूछना। डेमोक्रेसी में हमने देखा क्या होते हैं? इलेक्शन। तो ये एक सिंपल डेफिनेशन हमने देखी थी कि डेमोक्रेसी में क्या होता है? हेड जो होता है वो इलेक्ट होकर आता है, ठीक है? अब इसी डेमोक्रेसी में मानते हैं वो हेड आया, वो इलेक्ट होकर आया, पर उसने क्या करा? 100% पावर ले लिया, एब्सोल्यूट रूलर बन गया वो, जैसे हिटलर। तो इसका एब्सोल्यूट पावर ही घातक था ना, तो क्यों ना एक काम किया जाए, इसी में लोकतंत्र की एक और विशेषता डाल दी जाए, जैसे आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 क्या है? सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है? जुडिशरी। वैसे एक और चीज और डाल दी जाए, आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 में आपको पता ही क्या लिखा गया है कि एग्जीक्यूटिव्स आर रिस्पांसिबल टुवर्ड्स लेजिस्लेटिव। तो इस तरह से हम डेमोक्रेसी के और विशेषताएं को जोड़ते जाएंगे, तो जो डेमोक्रेसी की इलनेस है, डेमोक्रेसी की कमियां हैं, उसको दूर करते जाएंगे। क्या मैं समझा पाया? यस यस सर। सर। इसीलिए आर्टिकल 50, आर्टिकल 75 इस तरह के जो हमारे वहां आपको दिखते हैं, वो डेमोक्रेसी के साथ डेमोक्रेसी के और फीचर्स को जोड़ा जाता है, तो डेमोक्रेसी उतनी शुद्ध होती जाती है, ठीक है? तो यहां पर पढ़िए, ऑल द इल्स ऑफ डेमोक्रेसी कैन बी क्योर्ड बाय मोर। लोकतंत्र की सभी बुराइयां को अधिक लोकतंत्र द्वारा ठीक किया जा सकता है। ये लाइन मेरी फेवरेट है, ये चीज मुझे बड़ी अच्छी लगती है। और यहां पर आप आर्टिकल 50, आर्टिकल 75, सीएजी को डाल सकते हो। सीएजी पता है कौन सा आर्टिकल में आता है?
जी सर 148 वैसे ही आप इंडिपेंडेंस, जुडिशरी के इंडिपेंडेंस को डाल सकते हो। गॉट इट? सर डोंट यू थिंक कि इलेक्शंस इज अभी डेमोक्रेसी में इलेक्शंस आर जस्ट नंबर्स गेम? कि एब्सोल्युटली, बहुत कम लोग होते हैं जो विजडम से वोट करते हैं, जो आपने अभी थोड़ी एब्सोल्युटली। देर पहले एक्सप्लेन किया। तो फिर सर इस प्रोसेस का फायदा ही क्या है कि अगर ये नंबर्स गेम बन के रह गया तो? नहीं, फिर इसका ऑप्शन नहीं है ना कुछ, इसके अलावा कोई ऑप्शन भी तो जी नहीं है। अब वही बात है, जी गेहूं के सर। साथ घुन तो पिसेगा, पर हमने क्या कर रखा है, इसके अलावा भी हमने क्या कर रखा है, जैसे एडल्ट सफरेज हमने डाल रखा है ना? हाँ जी। हमने कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम को हटा दिया, क्योंकि कम्युनल इलेक्टोरेट, याद करिए, अच्छा मेरा क्वेश्चन आ रहा आप सभी से, भारत में पहली बार किस एक्ट से कम्युनल इलेक्टोरेट को इंट्रोड्यूस किया गया था? बताइए। सर मोहल्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 का था वो एब्सोल्युटली, रिफॉर्म्स एक्ट। एब्सोल्युटली 1909। तो देखिए, कम्युनल इलेक्टोरेट इमेजिन करो आज भी हमारे भारत में होता, तो आपको लगता है भारत, क्या आपको लगता है अखंड रहता? नो सर। अखंड हो जाता, खंडित हो जाता, डिवाइड हो चुका होता। तो इसीलिए हमने लोकतंत्र में जो कम्युनल इलेक्टोरेट वाला सिस्टम है उसको बाहर कर दिया। हमने कहीं ना कहीं एडल्ट सफरेज दे रखा है। हमने कहीं ना कहीं क्या कर रखा है कि इस बात का ध्यान दिया गया है कि हमने कहीं ना कहीं डायरेक्ट इलेक्शन को लिया है। डायरेक्ट इलेक्शन मतलब फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, और कहीं ना कहीं हमने इनडायरेक्ट इलेक्शन का इस्तेमाल किया गया है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इन शॉर्ट, डायरेक्ट इलेक्शन प्रधानमंत्री वाले इलेक्शन में, यानी कि लोकसभा के इलेक्शन, और इनडायरेक्ट इलेक्शन जो राष्ट्रपति के इलेक्शन होते हैं। तो इलेक्शन में भी हमने अलग अलग इसलिए कर रखा है कि हम ये डिफाइन कर पाए कि किसको ज्यादा पावर देनी है, किसको कम पावर देनी है, उससे मतभेद कम होंगे। इमेजिन करो। जस्ट जस्ट एक रैंडम क्वेश्चन था। हाँ। हमने डायरेक्टली, जैसे यूएस में प्रेसिडेंट इलेक्शंस होते हैं, वहाँ पे हम डायरेक्टली प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, बट इंडिया में हम इनडायरेक्टली पीएम को इलेक्ट करते हैं। हाँ जी, हम डायरेक्टली एक इनडायरेक्टली रिप्रेजेंटेटिव। प्रेसिडेंट को करते हैं हम लोग, डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को करते हैं। सर वो तो एक मेरे ख्याल में एक डेफिनेशन तक ही रहेगी, क्योंकि हम खुद तो डायरेक्ट इलेक्ट करते ही नहीं है। वो एक काउंसिल, हम रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं सर लेजिस्लेचर में, वहाँ से काउंसिल बनती है और काउंसिल से फिर एक हाँ, लीडर फॉर द चुनता है। प्रेसिडेंट बिल्कुल हम लोग इनडायरेक्ट इलेक्शन करते हैं। नहीं सर, मैं आप समझ नहीं पा रहे। मैं कह रहा हूँ सर, जैसे यूएस में है, प्रेसिडेंट के लिए हम डायरेक्ट, वो एक चेहरा होता है प्रेसिडेंट के लिए। ठीक है। बट अगर आप सोच के देखें तो पहले जो इलेक्शंस होते थे एट द टाइम ऑफ कांग्रेस, आफ्टर इंदिरा गांधी एंड आफ्टर राजीव गांधी, आई वुड से, हम्म, उस टाइम पे सर कोई पीएम का कोई स्पेसिफिक चेहरा नहीं होता था कि हम उनके लिए वोट करें। हम कांग्रेस पार्टी के लिए करते थे, आई गेस। तो सर टेक्निकली हम पार्टी को वोट कर रहे थे, हम डायरेक्टली पीएम कैंडिडेट को वोट नहीं कर रहे थे। तो मैं सर ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी हम जैसे कहते हैं कि डायरेक्टली हम एक पीएम को इलेक्ट करें, सर वो फिर बात सही थोड़ी हुई। हम तो अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज रहे हैं, वो लोग आपस में मिलकर एक लीडर इलेक्ट कर रहे हैं। सो लाइक एम आई करेक्ट ऑन दिस कि सर कि हम डायरेक्टली इलेक्ट नहीं कर रहे हैं टेक्निकली? देखो ऐसा है ना, टेक्निकली तो हमें ये समझना है कि पीएम का तो कोई इलेक्शन ही नहीं है। जी इलेक्शन सर। तो हमारी लोकसभा का है, राइट? जी सर। फिर लोकसभा में काउंसिल बनती है, काउंसिल के हेड होते हैं कौन? पीएम। जी तो सर। इस वे में हम कह सकते हैं कि पीएम जो है वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव है। ओके। अब बात रही तुम्हारी इस क्वेश्चन की, आज भी ऐसा है, अगर मुझे आप बताओ मोदी जी बीजेपी छोड़ दें जी और सर। मोदी जी इंडिपेंडेंट लड़े, क्या आपको लगता है वो जीतेंगे? सर बहुत मतलब चांसेस काफी बदलेंगे सर। मतलब कि मैं ये मानता हूँ आज के टाइम पे लोग बीजेपी से उनकी आइडियोलॉजी की वजह से जुड़े हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आजकल इसमें सबसे बड़ा योगदान हो गया मीडिया का, क्योंकि ये जो जी सर। हिंदुइज्म ये चल गया है ना, जी इसकी सर। वजह से कुछ इश्यू है। चलिए फिर ऑफ द टॉपिक हो गया, इसको जी छोड़ो, सर, बिल्कुल इसको छोड़ो बिल्कुल। छोड़ो। चलो आगे, अब आ जाओ फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी। अब हम देखेंगे इसमें लोकतंत्र की विशेषताएं, ठीक है? क्या है, यहाँ पर हमारी एक सिंपल डेफिनेशन थी जिसमें हमने देखा था कि यहाँ पर रूलर क्या होता है, इलेक्टेड होता है बाय द पीपल। अब यहाँ पर से काफी प्रश्न बाहर निकल के आते हैं। हु आर दी रूलर्स इन दिस डेफिनेशन, यानी कि इसमें रूलर कौन है? जो हम कहते हैं कि लोकतंत्र में जो रूलर है या जो रूलर्स हैं वो इलेक्ट होकर आते हैं, तो क्वेश्चन आता है ये रूलर्स कौन है? दूसरा प्रश्न निकल के आता है कि विच ऑफिशियल्स मस्ट बी इलेक्टेड फॉर एनी गवर्नमेंट टू बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी, यानी कि किन ऑफिशियल्स को इलेक्ट करना पड़ेगा किसी सरकार में कि वो डेमोक्रेसी कहलाएगा। डोंट वरी, ये सब समझ में आने लगेगा। विच डेमोक्रेसी में बी टेकन टू ऑफ नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल इन अ डेमोक्रेसी, मतलब इलेक्टेड ऑफिशियल्स कौन से होंगे, नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल्स कौन से होंगे डेमोक्रेसी में। मतलब इन शॉर्ट में आपको सिंपल में बता देता हूं, क्वेश्चन ये आप पूछा जा रहा है, जैसे हमने देखा एक सिंपल डेफिनेशन में क्या देखा कि जहां पर चुनाव होंगे और चुनाव के द्वारा शासक आएंगे, यानी कि शासक कैसे है, निर्वाचित, निर्वाचित जो भी शासक आएंगे उसको हम कहेंगे लोकतंत्र, साधारण भाषा। पर इससे काफी प्रश्न निकल के आते हैं कि ये जो शासक आएंगे निर्वाचित होकर, ये कौन होंगे, इनकी क्या परिभाषा होगी, और इनके अंडर, जैसे हम कहते हैं ना एक मिनिस्टर बनता है एक मिनिस्टर नहीं बनता है, यानी कि एक कहीं ना कहीं अच्छे पद में आता है एक अच्छे पद में नहीं आता है, वो कौन होंगे, कैसे डिसाइड किया जाएगा, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। और एक और क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन, यानी कि किस तरह के चुनाव होंगे। जैसे भारत में आपको दो तरह के चुनाव दिखाई देते हैं, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, दूसरा कौन सा होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल। ठीक है, कंडीशंस क्या क्या होंगी, जैसे हम देखते हैं कंडीशंस क्या होती हैं। हमारे राष्ट्रपति के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन मतलब एज क्या है राष्ट्रपति के लिए, 35 ऑब्वियसली 35 उपराष्ट्रपति के लिए है ना, और कहीं ना कहीं आप देखते हैं सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। और हु आर द पीपल हु कैन इलेक्ट द रूलर्स, यानी कि लोग कौन कौन से होंगे। जैसे हमारी जब संविधान सभा की बहस हो रही थी तो हमारे बी आर अम्बेडकर की वजह से ही हमें दिखता है कि एडल्ट सफरेज अपनाया गया। एडल्ट सफरेज में क्या होता है, एक ही योग्यता होती है, वो होती है उम्र। और याद करिएगा जब भारत का संविधान लागू किया गया था तब उम्र क्या थी, 21 साल। एडल्ट सफरेज में क्या होता है, एडल्ट सफरेज हमेशा आर्टिकल 14 को सपोर्ट करता है, आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 को सपोर्ट करता है। कैसे, हर कोई समान होता है, छुआछूत कभी भी ऐसा तो नहीं होगा ना कि जो छुआछूत यानी कि जो दलित वर्ग है वो वोट नहीं करेगा, ऐसा नहीं होता ना। तो एडल्ट सफरेज क्या करता है, एडल्ट सफरेज पूरा आर्टिकल 14 से 18 को सपोर्ट करता है, यानी कि किसकी बात करता है, समानता की, किसकी बात करता है, इक्वालिटी की बात करता है। बस उसमें एक ही कंडीशन डली होती है, वो होती है मैच्योरिटी। कौन सी कंडीशन होती है, मैच्योरिटी। और मैच्योरिटी के लिए पहले उम्र कितनी थी,
21। और क्या आप मेरी इस बात से 21। सहमत हैं? क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं? मैच्योरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एजुकेशन। यस सर। मानते हैं? अगर हम सही समय पर किसी को सही ज्ञान दे दें, इमेजिन करिए ये 9th क्लास की बुक है ना, और वो 9th का बच्चा इस क्लास में बैठा होता, तो आपको नहीं लगता उसके अंदर एक मानसिकता उसकी विकसित हो जाती? एग्री कर रहे हैं? जैसे मेरा तो ये मानना है ना, मेरा पर्सनल मानना है कि स्कूल में भी जिन्होंने यूपीएससी के पेपर दिए ना, उनको रखना चाहिए टीचर, क्योंकि उनका पढ़ाने का तरीका ही अलग होता है। मानते हैं ये बात? हाँ जी सर। तो आप मुझे बताइए, मैच्योरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एजुकेशन का मतलब क्या होता है? कि एजुकेशन जितना बढ़ेगा, मैच्योरिटी की उम्र मैच्योरिटी उतना जल्दी आएगी। इसीलिए जब हमारा एजुकेशन रेट लगभग 11-12% था, जो अंग्रेजों ने दिखाया था, उस समय हमने 21 साल उम्र रखी थी। फिर धीरे-धीरे हमारा एजुकेशन स्टैंडर्ड बढ़ता रहा, तो हमने कितनी एज कर दी? 18, क्योंकि हमारा एजुकेशन रेट बढ़ता रहा। मानते हैं ये बात? हाँ जी सर। और ये किस अमेंडमेंट से हुआ? 61st। 61st। तो क्या मैं यहाँ पर लिंक कर पा रहा हूँ कि 61st अमेंडमेंट भी कहीं ना कहीं एजुकेशन से संबंधित है भैया। 61st अमेंडमेंट मुझे ये बताता है कि भारत का एजुकेशन रेट बढ़ा है, क्योंकि उसने मैच्योरिटी लेवल को बेसिक में डाला, उम्र लोगों को जल्दी मैच्योरिटी दे दी, और भगवान ने चाहा कल यही 18 से किस में पहुंच सकते हैं हम? 16 में। तो इसीलिए क्या है, यहां पर जो एडल्ट सफरेज है, इसमें समानता की बात होती है, परंतु इसमें एक ही क्राइटेरिया होता है, एक ही शर्त होती है, वो होती है एज। और एज से यहां तात्पर्य होता है किसका? मैच्योरिटी का। क्या होता है? मैच्योरिटी का। गॉट इट? अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा इसमें आ रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा ऑफ टॉपिक है, मुझे बताइए, जब मैच्योरिटी 18 ईयर पहुंच गई है, यानी कि 61st अमेंडमेंट कब हुआ था, लागू कब हुआ था? 98 सॉरी तो ऐसा क्यों किया जा रहा है, जब मैच्योरिटी बढ़ती जा रही है, पर मैरिज एज को क्यों बढ़ाने की फितरत की जा रही है? जैसे महिलाओं के लिए भी कोशिश की जा रही है कि मैरिज एज कितनी बना दी जाए? 21। क्योंकि शादी तो मैच्योरिटी का गेम है। ये सुनो, समझ रहे हैं मेरी बात? जब मैच्योरिटी, हमारा एजुकेशन जो है मैच्योरिटी को आपको, मतलब आपकी कम उम्र में ही आपको मैच्योर बनाता जा रहा है, तो शादी की एज क्यों बढ़ाई जा रही है? शादी की एज भी तो कम करनी चाहिए ना, शादी इज मैच्योरिटी। ये सुनो, यस सर। मेरा प्रश्न समझे आप लोग? सर एक बार और बताओगे? मैंने कहा शादी मतलब नहीं कहते हैं चलो ये मैच्योर हो गया, अब शादी लायक हो गया, मैच्योरिटी होगी इसके अंदर, चलो इसकी शादी कर लो। अब हम एक तरफ कह रहे हैं कि हमारी कहीं ना कहीं मैच्योरिटी बड़ी है, यानी कि 18 साल में ही हम मैच्योर हो गए हैं, इसलिए 18 साल में ही हमको वोटिंग का अधिकार दे दिया, जो पहले 21 साल था, क्योंकि शिक्षा बड़ी है ना। तो 21 साल से क्या पहुंचा दी एज हमारी? 18, यानी कि 18 का जो बच्चा है, जो लड़का लड़की है, वो लोग मैच्योर है। पर वहीं पर एक साथ शादी की उम्र क्यों बढ़ाए जा रहे हैं? शादी में अब लड़कियों के लिए 21 की नहीं की जा रही कोशिश? हाँ जी सर। तो ऐसा क्यों? मैच्योरिटी तो कम एज में आती जा रही है ना, क्योंकि शिक्षा बढ़ रही है, तो शादी के लिए इतना क्यों? क्या आंसर है इसका, बताइए? सोचने वाली बात है ना। तो मैं चाहता हूं इसको जरा सोच के आप लोग मुझे, जो हमारा ग्रुप है उसमें डालना, ठीक है? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा मैंने आपसे, ठीक है? तो आगे देखो, शुड दिस इंक्लूड एवरी सिटीजन ऑन एन इक्वल बेसिस, यानी कि इसमें सारे इक्वल सिटीजन। देखो जितने भी प्रश्न है ना, अगर मैं इसको हमारे संविधान के हिसाब से बताऊं, तो वो आंसर आपके पास सारा है। सबसे पहला है कि सारे सिटीजन शामिल होने चाहिए, हम कहते हैं यस। दूसरा है, आप जानते हैं मतदाता के पास नागरिकता होना अनिवार्य है, मानते हैं ये बात? यस। यस सर। और अगर आपको चुनाव में खड़ा होना है, तो आपके पास नागरिकता अनिवार्य होनी चाहिए, यस। कौन चुनाव में भाग ले सकता है? हमारे वहां आइडल सफरेज का इस्तेमाल किया जाता है। कौन कौन चुनाव में शामिल हो सकता है? अगर मैं पंचायत सिस्टम की बात करूं, पंचायत में जैसे उत्तराखंड में क्या है कि अगर आपके 2 से ज्यादा बच्चे हैं, ट्विंस होना एक्सेप्शन है, यानी कि दूसरी बार अगर आप मदर कंसीव हो रही है, दूसरी बार अगर मदर कंसीव हो रही है पर उसके ट्विंस हो गए, तो वो एक्सेप्शन होगा। परंतु 2 से ज्यादा बच्चे जिसके होंगे, तो वो पंचायत में चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकता। तो ये सब चीजें क्या है? ये सब चीजें लोकतंत्र का ही हिस्सा है। अब आप कहोगे सर ये क्या बात हुई कि है ना, जिसके 3 बच्चे हैं या 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, वो चुनाव में क्यों नहीं खड़ा हो सकता? क्योंकि आप खुद सोचो, अगर वो देश से प्यार करता है, उसको पता है हमारे देश में जनसंख्या बढ़ती जा रही है, और फिर भी उसके 4 से 5 बच्चे हैं, तो क्या दर्शाता है कि यह व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल नहीं है। नहीं और रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी लोकतंत्र में जोड़ दिया गया है आजकल। मेरी बात मानना है ये बात? सर आर्टिकल 75। एब्सोल्युटली, वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाता है। तो ये सारे क्वेश्चन है, ठीक है? इसको देखने की उतनी जरूरत नहीं पड़ती हमको। अब यहां से शुरू हो गया, जो भी किरण जी बता रही थी ना। देखो इन पाकिस्तान, देखो हुआ क्या था, अक्टूबर 1999 को जो मिलिट्री थी, उसने हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट को बाहर फेंका और पूरा कंट्रोल ले लिया, ठीक है? इन्होंने क्या करा, जो हमारी डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी पाकिस्तान में, उसको बाहर फेंक दिया, और सारा कंट्रोल किसने ले लिया? आर्मी ने, अंडर दी जनरल परवेज मुशर्रफ। और इन्होंने अपने आप को क्या डिक्लेयर कर दिया कि मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूं, मैं देश का क्या हूं? चीफ एग्जीक्यूटिव, एक तरह से कह सकते हो सीईओ। आगे देखो क्या है, और इसने फिर लास्ट में अपना जो चीफ एग्जीक्यूटिव से डेजिग्नेशन किसमें चेंज कर दिया? प्रेसिडेंट। कब चेंज किया? 2002। अब सोचो कितना खतरनाक डेटा आपको मिल रहा है फॉर योर मेन, समझ रहे हैं आप लोग? और यहीं से आपका प्री का क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए कि भैया ऐसा है कि पाकिस्तान में मिलिट्री रूल कब से आया, तो आपका आंसर क्या? 1999 से, ठीक है? और कहीं ना कहीं इसने क्या करा, फिर अपने देश में एक रेफरेंडम कराया। रेफरेंडम आप जानते ही हैं, ये डेमोक्रेसी का ही रूप है, यहाँ पर जनता से पूछा जाता है, और जनता ने हाँ बोला, और इसको 5 साल का क्या मिल गया? एक्सटेंशन। यानी कि रेफरेंडम कराकर इसने अपने आप को क्या दिखा दिया, मैं कैसा हेड हूं? क्या लिख रहा हूं मैं, देखो। इलेक्टेड। और रेफरेंडम में आपको पता ही है, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं, रेफरेंडम में इसने बंदूकें रखी थी। आप सोचो मैं और आप वोट देने जा रहे हैं, और वो सीक्रेट बैलेट नहीं है। सीक्रेट बैलेट समझते हैं आप लोग? सीक्रेट बैलेट नहीं है, आपने वोटिंग करनी है, लिखना है, और सामने बंदूक वाले खड़े हैं, तो आप किसको वोट करोगे? अपनी इच्छा से, या जो वो चाहेंगे? जो वो चाहेंगे वो। तो ये देखो क्या लिखा है, आप देखो यहां पर इलेक्शन हुए रेफरेंडम के रूप में, रेफरेंडम के रूप में इलेक्शन हुए। अब सिंपल डेफिनेशन के हिसाब से तो हम क्या कहेंगे कि पाकिस्तान में क्या है?
डेमोक्रेसी। पर क्या सच में डेमोक्रेसी है? नहीं भैया। डेमोक्रेसी में सबसे पहली बात है फेयर इलेक्शन होने चाहिए, फेयर एंड फ्री इलेक्शंस होने चाहिए। क्या यहां पर फेयर एंड फ्री इलेक्शन दिखे आपको? नहीं। तो अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शंस नहीं होंगे तो वो डेमोक्रेसी नहीं होगी, वो डेमोक्रेसी के नाम पे छलावा होगा। यही पाकिस्तान में किया गया था। इन्होंने रेफरेंडम दिखा दिया। अब इसीलिए फेयर एंड फ्री इलेक्शन के लिए आपको पता है जिस भारत में जिस संस्थान को जिम्मेदारी दी है वो डायरेक्ट कहां मेंशन है? 324 इलेक्शन कमीशन। ठीक है। और फेयर के लिए आप जानते ही हैं इलेक्शन कमीशन को सुपरवाइजरी की भी पावर दे रखी है। किसकी पावर? ये वर्ड दिखाई देता है ना 3 to 4 में, दिखता है नहीं दिखता? आपको बताइए। हाँ जी सुपरवाइजरी सर। वर्ड, और सुपरवाइजरी वर्ड से ही क्या आता है? कोड ऑफ कंडक्ट, जिसे आप आचार संहिता कहते हैं। आचार संहिता कहीं पर भी परिभाषित नहीं है, ना ही किसी एक्ट में, ना ही संविधान में। तो वो कहां से आता है आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट कहां से आता है? वो आता है आर्टिकल 3 to 4 के सुपरवाइजरी शब्द से, जो शक्ति देता है हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, निर्वाचन आयोग को, कि वो फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराएंगे। तो फिर मैं पूछ रहा हूं, अगर आपसे पूछेंगे क्या भारत में डेमोक्रेसी है, तो आप कहेंगे हाँ जी है, क्योंकि यहां पर चुनाव के साथ साथ फेयर एंड फ्री चुनाव भी होते हैं। क्या मैं समझा पाया? यस सर। तो क्या मैं ये बात समझा पाया आपको कि आर्टिकल 3 to 4 में जो बैठा हुआ है, कौन बैठा हुआ है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये कहीं ना कहीं हमारे लोकतंत्र को और ज्यादा मजबूत करता है। एग्री करते हैं? यस सर। यस और नो? बाकी लोग हैं लाइन पे? उमेश, किरण जी, बाकी लोग? यस यस सर। सर। चलिए गुड। तो यहां से देखो हमें क्या सीखा, देखो मेंस में क्या समझ में आया? क्या 3 to 4 हमारे लोकतंत्र को और मजबूत करता है? अगर करता है तो कैसे करता है? तो आप बता पाएंगे ना? यस और नो? क्योंकि ये लोकतंत्र में क्या तड़का लगाता है, क्या जोड़ता है? फेयर एंड फ्री इलेक्शंस। इलेक्शंस। ठीक है। और वहीं पर देखो स्टोरी पाकिस्तान की दिखा रहे हैं। अगस्त 2002 में इन्होंने एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर निकाला था और इन्होंने संविधान में कहीं ना कहीं संशोधन कर दिया था पाकिस्तान के। और संशोधन क्या किया था इन्होंने क्या कर दिया था कि चाहे वो आपके प्रोविंशियल लेवल की असेंबलीज हो, यानी कि जैसे हमारे वहां विधानसभा कहते हैं, चाहे वो आपकी पार्लियामेंट हो, वहां पर लास्ट जो ऑर्डर देगा, लास्ट अथॉरिटी जो ऑर्डर देगा, वो देगा कौन? एग्जीक्यूटिव हेड। कौन देगा? एग्जीक्यूटिव हेड। यानी कि इन्होंने संविधान में, अपने पाकिस्तान के संविधान में अमेंड करके इन्होंने क्या कर दिया कि एग्जीक्यूटिव हेड को जिम्मेदारी दे दी कि वो लास्ट डिसीजन उसी का होगा। यानी कि पार्लियामेंट कोई भी बिल पास कर देगी, वो बिल जब तक लागू नहीं होगा जब तक एग्जीक्यूटिव हेड उसको ओके नहीं बोलेगा। और ये लोग एग्जीक्यूटिव हेड को क्या कहते थे? नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। काउंसिल। और ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल किससे डोमिनेटेड होती थी, किसके अंतर्गत काम करती थी? मिलिट्री ऑफिसर्स। इसीलिए हमने कहा था ना कि पाकिस्तान में एक समय पर क्या आ गया था? आर्मी रूल। कहा था ना हमने? सर रीजन आपने कहा ना कि 1999 से हुआ है वो, तो उससे पहले क्या होता था फिर? उससे पहले बढ़िया एकदम मस्त, एकदम इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उनकी। आज भी तो इलेक्टेड गवर्नमेंट है। परवेज मुशर्रफ को तो ढूंढ रहे हैं ये लोग। सर ठीक है। इंडिया और पाकिस्तान जो है, आप याद करिए, अगर आपको याद हो तो संविधान सभा कब, पहली मीटिंग कब थी संविधान सभा की? 9 दिसंबर 1946। ठीक है। और भारत को आजादी कब मिली? 15 अगस्त 1947। तो इस बीच जो है संविधान सभा तो एक ही थी फॉर इंडिया और पाकिस्तान। याद आ रहा है आपको? तो इवन यू वोंट बिलीव कि भारत के संविधान को ही आधे से ज्यादा तो पाकिस्तान ने अपनाया था। क्योंकि मैंने बताया ना हिस्ट्री, अगर हिस्ट्री में जब मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊंगा यस तब सर। आपको समझ में आएगा कि उन्होंने कहा था बी आर अम्बेडकर जैसा आदमी नहीं मिलेगा। जिन्ना को यस समझाया। सर, उन्होंने कहा था कि आप कॉपी कर लेना इनको। हाँ, तो फिर ऐसा नहीं, आज भी देखो इलेक्टेड गवर्नमेंट अभी उनकी, पर ये उस समय की बात है। ठीक है। चलो ये भी समझ में आ गया। अब इन्होंने पहले अमेंडमेंट कर दिया अपने संविधान में, उसके बाद इन्होंने चुनाव कराए और चुनाव बिल्कुल फेयर एंड कराए, बिल्कुल फेयर चुनाव कराए। तो फायदा क्या? अब चुनाव भी फेयर है, सब कुछ फेयर है, बट अब रियल पावर किसके पास है? मिलिट्री ऑफिसर्स। मिलिट्री। अब यहाँ देखो ना, कॉमेडी देखो, देखो कितना समझ में आने लगता है हमें। पहले क्या था कि चलो दिक्कत थी, अब इन्होंने क्या करा, सबसे पहले तो इन्होंने अमेंडमेंट करके क्या कर दिया, पावर अपने हाथ में ले ली, एनएसए के थ्रू, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, सॉरी एनएससी के थ्रू अपने पास पावर ले ली। अब इन्होंने क्या करा? इलेक्शन कराया, बिल्कुल कराया जी। क्या इलेक्शन फेयर एंड थे, फेयर एंड फ्री थे? बिल्कुल थे जी। फेयर एंड फ्री थे, बिल्कुल थे जी। बट अब प्रॉब्लम क्या है कि रियल पावर तो पीपल के पास है ही नहीं, रियल पावर इनके पास है ही नहीं, क्योंकि इन्होंने अमेंडमेंट करके रियल पावर किसको दे दी है? मिलिट्री को। और रियल पावर जिसके पास है वो मिलिट्री के पास है, और मिलिट्री वाला बंदा इलेक्टेड नहीं है, इलेक्टेड नहीं है। भारत में देखो रियल पावर किसके पास है, रियल हेड कौन है? पीएम। पीएम। और पीएम इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ, क्योंकि इलेक्टेड बॉडी है, पीएम क्या है? इलेक्टेड बॉडी है। तो हम भारत में डेमोक्रेसी कह सकते हैं, पर यहां पर फिर भी हम डेमोक्रेसी नहीं कह सकते। इन्होंने इलेक्शन दिखा दिया है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन दिखा दिया है, और ये कहने भैया देखो हमारे वहां क्या है, डेमोक्रेसी छला हुआ, इसको क्या कहेंगे? छला हुआ। परंतु रियल पावर इन्होंने किसको दे रखी थी? मिलिट्री को, क्योंकि इन्होंने अपने संविधान में क्या कर दिया था? अमेंडमेंट। तो क्या इसे डेमोक्रेसी कहोगे? नहीं। अब भारत में डेमोक्रेसी बिल्कुल है जी, क्योंकि भारत का जो रियल हेड है, जो डी फैक्टो हेड है, वो कौन है? प्राइम मिनिस्टर। और प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन भी कैसे हैं? इनडायरेक्ट या डायरेक्ट? डायरेक्ट। तो क्या भारत में लोकतंत्र है? बिल्कुल है। देखो इस तरह से चला हुआ हो रहा है। ठीक है। सर और जो ये आपने बताया है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन, पहले तो उन्होंने बंदूक की, आप बता रहे थे कि बंदूक रख ली थी सामने और फिर रेफरेंडम कराया था, तो फिर अगर हम साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग देखें तो लोगों के मन में डर भी तो बैठ गया था। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली दिखाना हुआ ना, क्योंकि आपको पता है यूएन बना हुआ है 1945